यूपी ट्रिपल एस सी एसओ की तैयारी के क्रम में आज एक नया वीडियो लेके मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके समक्ष आया हूँ। कुछ व्यस्तताएँ थी जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ बना नहीं पाया, लेकिन अभी 2-3 दिनों में बैक टू बैक आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे और पूरे जो 12 टॉपिक्स हैं वो टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस वाले हम कवर करेंगे एज़ आवर प्रॉमिस। तो अब थोड़ा जल्दी ही मतलब पेपर भी बहुत कम ही समय बचा हुआ है, जो आने वाला संडे है उसके बाद में 7 ही दिन बचे हैं, उसके बाद में पेपर है आपका। लेकिन क्विक रिवीजन की तरह ये इन वीडियोज़ को का इस्तेमाल करना है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ऐसे वीडियो देखते जाइए और आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो आज जो हम कवर करेंगे वो है टॉपिक नंबर 8। तो टॉपिक नंबर 8, जब आप ये टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस वाला सिलेबस देखेंगे तो उसमें जो उसका टॉपिक नंबर 8 है वो है फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें क्या क्या कवर करेंगे? एलिमेंट्री सेट थ्योरी, नंबर सिस्टम और एलिमेंट्री अलजेब्रा। एलिमेंट्री सेट थ्योरी में क्या पढ़ेंगे? सेट के बारे में पूरा डिटेल, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा ऑपरेशन होता है, कुछ मेजर फार्मूलाज, और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल तो मैं यहाँ पे बता नहीं रहा, फार्मूला बता दूंगा, उस बेस पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे आराम से। नहीं, अगर जरूरी हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल भी डाल देंगे। और उसके बाद में फिर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में आप ये जो डेसिमल और ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ये जो पढ़ते हैं ये तो चलो एक प्रकार हो ही गया, लेकिन यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम से कंसर्न है कि ये जो नंबर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर वो आया तो डिवाइड हुआ रियल नंबर में, फिर रियल नंबर रेशनल, इरेशनल में, फिर इरेशनल का अलग ही अपना सेगमेंट हो गया, इधर रेशनल आया तो रेशनल में फिर उसको डिवाइड किया गया अलग अलग पार्ट में। तो नंबर सिस्टम से तात्पर्य यहाँ ये वाला नंबर सिस्टम है, उसको हम खूब डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद में एलिमेंट्री अलजेब्रा में क्या पढ़ेंगे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, जैसे एक्स और वाई के क्रम में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, तो उसमें कब अनंत हल होते हैं, कब कोई हल नहीं होता, कब इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। हल का मतलब सोल्यूशन हुई। तो यही सारी चीज़ें। उसके बाद में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे 3 या 4 वेरिएबल वाला आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, चूँकि ये टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस के अंतर्गत ये चीज़ आ रही है। तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स आप सीख रहे हैं, फंडामेंटल पार्ट मतलब मैथ्स का, तो ये 10th लेवल का मैथ्स आएगा। तो उसमें क्या है कि इस क्रम के अंदर अगर कोई एमएससी मैथमेटिक्स किसी ने किया हो, वो मैथ का ऑप्शनल वाला पेपर किसी को देना है, तो वहाँ हायर मैथ्स आएगा, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है, टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस की बात हो रही है। तो उसमें ऐसे ऐसे इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने को आपको दिए जाएंगे, जिसमें 2 इक्वेशन हो और 2 वेरिएबल हो एक्स वाई, और उसमें अलग अलग विधियों से आप उसको सॉल्व करें। मतलब कंसर्न रहेगा कि आप एक्स और वाई की वैल्यू जो निकाल के और वहाँ हल तक पहुँचें। तो ये काम आप कक्षा 8 से करते आ रहे हैं, कक्षा 10 में आपने किया, तो आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एलिमेंट्री अलजेब्रा में वो वाली चीज़ आप पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लेक्चर पे आते हैं। वैसे ही काफ़ी बड़ा इंट्रो इसका हो गया, और वीडियोज काफ़ी दिन बाद आपको मिल रहे हैं, उसके लिए सॉरी। मैं आपको कह रहा हूँ कि सैटरडे संडे जो आने वाला है, जो कल और परसों, उसमें बैक टू बैक वीडियोज आपको मिल जाएंगे। पूरे 12 टॉपिक इन्हीं 2 दिन में मैं कवर करा दूंगा, 4-4, 5-5 वीडियोज एक दिन में करके। तो आप ये देखते रहिए, और निश्चित रूप से ये चीज़ आपके लिए एग्जाम में बिल्कुल हेल्पफुल होगी, क्योंकि क्वेश्चन इसके इतर मेरे लेक्चर से इतर सवाल आपको नहीं मिलेंगे इस वाले टॉपिक से संबंधित। हाँ, कई बार क्या है कि जैसे मैं फार्मूला बताता हूँ, उससे संबंधित कोई न्यूमेरिकल मिल गया या एक सवाल कहीं इधर का उधर हो गया, तो उसके लिए इतना सर पे आसमान उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे 30 सवाल आपको सही करने की जरूरत नहीं है। आप अगर 25 सवाल भी, इसके 24 सवाल भी सही कर लेते हैं, और बाकी में भी अगर यही ओरेज रहता है, तो बहुत है, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा आराम से फाइनल सिलेक्शन। एनीवे, तो सेट्स जो एलिमेंट्री सेट थ्योरी पढ़ते हैं हम। सबसे पहले सेट जानते हैं, सेट होता क्या है? तो सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। कोई भी ऐसा संग्रह जिसके तहत, या नियम या रूल जिसके तहत कोई वस्तु दिया गया हो, उसका ग्रुप बनाया गया हो, वो पूरी तरह से सुपरिभाषित हो, अच्छे से उसे डिफाइन किया जा सके। मतलब उसके लिए एक निश्चित रूल हो, एक निश्चित नियम हो। जैसे 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ कि इसमें आपको स्क्रीन पे जो लिखी हुई भाषा वो इंग्लिश में रहेगी, और मैं आपको हिंदी में समझाता हुआ चलूँगा, तो आप ऐसे मैनेज कर लें। समझाऊँगा मैं सब कुछ हिंदी में, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो प्लीज़ मैनेज इट। तो जैसे 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो ये सुपरिभाषित है जी, बिल्कुल सुपरिभाषित है कि 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्या आपको इकट्ठा करनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये नियम के तहत है कि 1 में फिर 1 और जोड़ते जाइए, 2 आया, 2 में 1 जोड़ते जाइए, इसी नियम के तहत आप 10 तक पहुँच गए। और 1 से 10 तक अगर आपको काउंट करना है प्राकृतिक संख्या, तो 11 उसमें ना शामिल होगी, 0 उसमें नहीं आएगा, और प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो यहाँ एक सुपरिभाषित रूल हो गया। लेकिन अगर ये कहें कि पूरे दुनिया में 11 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह, तो ये सुपरिभाषित बिल्कुल नहीं है। किसी के हिसाब से कोई अलग अच्छा खिलाड़ी है, किसी के हिसाब से कोई अलग अच्छा खिलाड़ी है। सबसे सुंदर अभिनेत्रियों का संग्रह, और कोई ये कहे कि ये समुच्चय है, नहीं है, बिल्कुल समुच्चय नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग उनकी पसंद, तो कोई किसी का फैन है, कोई किसी का फैन है। तो ध्यान रहे कि जो सेट होता है, जो समुच्चय होता है, इसकी परिभाषा का जो मूल तत्व ये है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट है उनका जो कलेक्शन आप ले रहे हैं ना, वो वेल डिफाइंड हो, सुपरिभाषित हो, किसी नियमों के तहत बंधा हुआ हो, और वो सार्वभौमिक हो, सबके लिए सत्य हो। चलिए, अब एलिमेंट ऑफ ए सेट, जब अब सेट की परिभाषा हमने आपको बता दिया। अब किसी सेट में जो सेट होता है वो क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का संग्रह होता है। तो जब कोई चीज़ संग्रह है, तो उसमें बहुत सारे तत्व पाए जाएंगे, तभी तो संग्रह बना। तो
दो जो किसी सेट के अंदर जो आइटम प्रेजेंट होते हैं, जो अवयव होते हैं हिंदी में उसे कहेंगे, उसे एलिमेंट ऑफ द सेट कहते हैं, उस सेट का, उस समुच्चय का एलिमेंट कहते हैं। इसको नोट करने का एक ये होता है, जो ये साइन है, ये मतलब ई का जो रफ फॉर्म है देख रहे हैं ना आप, इसको कहते हैं बिलोंग। तो जैसे ए कोई सेट है कैपिटल ए मान लीजिए, उसमें ए बी सी डी से लेकर जेड तक पूरे कैपिटल लेटर्स हैं, तो ए जो स्मॉल लेटर वाला वो मेंबर हो गया, या स्मॉल बी हो गया, वो जो सेट ए है उसका मेंबर हो गया। तो ऐसे लिख देंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए या ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ध्यान रहे किसी भी सेट के जो अवयव होता है, जो एलिमेंट उसका होता है, उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं, और सेट का जो नोटेशन होता है वो कैपिटल लेटर से होता है। यूजुअली इस रूल का पालन करते हैं, बाकी ये कहीं पेटेंट रूल नहीं है, कोई कुछ भी कैसे भी लिख सकता है अपने हिसाब से, सुविधा के अनुसार से, लेकिन जैसा नियम है वो ऐसे ही लिखा जाता है। कार्डियल नंबर ऑफ ए सेट, कार्डियल नंबर ऑफ ए सेट बड़ा सिंपल है, इसका मतलब होता है उस सेट में कितने नंबर है। कार्डिनैलिटी का मतलब ही होता है कि वो ऑर्डर ऑफ द सेट, कि उस जिस सेट की हम बात कर रहे हैं उसमें कितने टोटल एलिमेंट है, मतलब समुच्चय में टोटल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या, अवयव का मतलब एलिमेंट। तो ये हो गया कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट, ये आप समझ गए। उसके बाद अब आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। कि सेट का परिभाषा हमने जान लिया, सेट के अवयव के बारे में जान लिया कि उसका एलिमेंट क्या होता है, सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं उसे सेट की कार्डिनैलिटी कहते हैं, तो उसके बारे में भी जान लिया। आप सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये जान लेते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 फॉर्म है, जो मुख्य फॉर्म है वो है सिमेंटिक फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हिंदी में कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, और रोस्टर फॉर्म जो है इसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, कि उसमें हर एक सिंगल एलिमेंट को लिस्ट किया जाता है, और समुच्चय निर्माण विधि में एक फार्मूला के तहत सेट में के एलिमेंट को लिख दिया जाता है। तो अब आगे सिमेंटिक फॉर्म क्या है, तो द सिमेंटिक नोटेशन डिस्क्राइब्स ए स्टेटमेंट टू शो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, फॉर एग्जांपल सेट इज द लिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो अगर जैसे सिमेंटिक फॉर्म ये होता है सेट को नोट करने का, या सेट के नोटेशन का, कि उसमें किसी एक स्टेटमेंट के तहत सेट की परिभाषा दे दी जाती है। जैसे यहाँ एक दिया गया है स्टेटमेंट ना, सेट ये इज द लिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, की प्रथम 5 जो विषम संख्याएं हैं उसका जो लिस्ट है वो है सेट ए। तो अब इसको अगले विधि में लिखें, अगर लिखना चाहें हम किसमें, रोस्टर फॉर्म में, तो लिखेंगे सेट ए इक्वल टू प्रथम 5 विषम संख्याएं 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 और 11, 1 3 5 7 9 और 11। ये प्रथम 5 क्या हो गया, कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, हाँ, 1 3 5 7 9 और 11, ये प्रथम 5 विषम संख्या है। वो 11 नहीं आएगा, 1 3 5 7 9, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था, प्रथम 5 विषम संख्या 1 3 5 7 9 हो जाएंगी, सॉरी। उसके बाद में रोस्टर फॉर्म इसका, तो रोस्टर फॉर्म ने बता ही दिया कि सिमेंटिक फॉर्म में अगर एक सेट को लिखा गया है, सेट इज द लिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, ये हो गया सेट का सिमेंटिक फॉर्म नोटेशन। उसे रोस्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो सेट ए इक्वल टू, फिर वो मजला ब्रैकेट लगाएंगे जिसको करली ब्रैकेट आप लोग कहते हैं, उसमें लिख देंगे पांचों मेंबर 1 3 5 7 9। अब इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 9। तो अब ये हो गया, ये तीनों फार्म मैंने बता दिया एक ही एग्जांपल से कि वो सिमेंटिक फार्म में उसी चीज़ को कैसे लिखेंगे। अगर प्रथम 5 विषम संख्याओं का समुच्चय बनाना हो तो उसे सिमेंटिक फार्म में कैसे लिखेंगे, उसे रोस्टर फार्म में कैसे लिखेंगे, उसे समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, यानी सेट बिल्डर फार्म में। ये तीनों बातें हमने एक साथ ही आपको बता दिया है। सेट बिल्डर फार्म वही ये एक फार्मूला के तहत लिखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू के सच दैट के इज एन इवन नंबर एंड के इज लेस देन इक्वल टू 20। अगर ऐसा हो तो इसको रोस्टर फार्म में अगर इस सेट को लिखना है, देख लीजिए यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया गया, फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू के सच दैट के इज एन इवन नंबर एंड के इज लेस देन इक्वल टू 20। तो अब इसको ये अगर लिखा हुआ है हमारे पास में, अगर ये चीज़ है तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे, सेट बिल्डर फॉर्म में है ही, इसको रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो जितने 20 से छोटे सम संख्याएं हैं उसको इसमें लिस्ट करना पड़ेगा। तो ए इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। और अगर सिमेंटिक फॉर्म में लिखना है तो ए इज ए सेट, ए इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स व्हिच आर लेस देन आर इक्वल टू 20, वो सिमेंटिक फॉर्म हो गया। अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यूजिंग वेन डायग्राम। अब ऐसे सेट को नोटेट करने का या सेट के नोटेशन का एक तरीका और होता है जिसको अच्छे से विजुलाइज किया जा सके, जिसको अच्छे से देखा जा सके, वो हो सकता है वो होता है वेन डायग्राम विधि। तो वेन डायग्राम में क्या होता है कि जो दिया गया सेट है, वो 1 सेट 2 सेट 3 सेट जितने भी हैं उसको वेन डायग्राम में, मतलब सर्कुलर जो डायग्राम होते हैं उसके माध्यम से, कई बार वो सर्कुलर हो सकते हैं, वो स्क्वायर हो सकते हैं, वो रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार कैसे वेन डायग्राम आप बनाए, पर यूजुअली वेन डायग्राम सर्कुलर इमेजेस ही, मतलब वो सर्कुलर नोटेशन के तहत ही सेट्स को दर्शाया जाता है वेन डायग्राम के तहत, यूजुअली ऐसा होता है। बाकी आप देखें रीजनिंग वगैरह के सवालों में कई बार की
ये वर्ग डॉक्टरों की संख्या को दर्शा रहा है, ये वकीलों को, फला को, धमाका को तो कौन, ये दोनों है, कौन सिंगर भी है, ये सब वो सवाल आपने रीडिंग में खूब देखा होगा। तो वेन डायग्राम नोटेशन ही होता है वो सेटों का, वही चीज़ होती है वो। तो वेन डायग्राम नोटेशन में फिर क्या करते हैं, एक वेन डायग्राम बना देते हैं, दिए गए जो सेट हैं उसको वेन डायग्राम के द्वारा दर्शा देते हैं, तो वो विजुअल हो जाता है कि कहाँ किसका क्या मतलब। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको वेन डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, तो आप सिंपली समझ जाएंगे इस चीज़ को। जैसे ये देखिए फिगर में कि ये एक वेन डायग्राम है जिसमें 3 सेट ए बी सी दर्शाए गए हैं। अब ए बी सी को आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे ए को आप मान लीजिए कि डॉक्टर, बी को मान लीजिए सिंगर, और जो सी है इसको आप मान लीजिए कि कोई भी प्रोफेशन का मान लीजिए। तो इन तीनों में ये संबंध दर्शाया गया है। अब ये बीच बीच में जहाँ है, या ए और बी दोनों में कॉमन है, ए सी में कुछ ये वाला एरिया कॉमन है, थोड़ा एरिया इधर ए और बी और सी में कॉमन है, और कुछ एरिया ऐसा है, मतलब कुछ क्षेत्र ऐसा है जो ए बी सी तीनों में कॉमन है। तो ऐसे वेन डायग्राम के द्वारा ये सेट्स अलग अलग तरह के दर्शाए जाते हैं। तो ऐसे सवाल आप वेन डायग्राम का सवाल आपसे अब पूछा भी जा सकता है, ऐसे इसमें आ सकता है टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस वाले में, इसी एलिमेंट्री सेट थ्योरी सेक्शन के तहत कि 3 सेट दर्शा दिए जाएँ, उसमें पूछ लिया जाए कि कौन है जो तीनों है, मतलब 3 अलग अलग जैसे डिफाइन कर दिए जाएँ कि ए दर्शा रहा है इंजीनियर्स, बी दर्शा रहा है डॉक्टर, सी दर्शा रहा है लॉयर। तो अब ये तीनों अलग अलग प्रोफेशन हो गए, बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो ऐसे जो ये तीनों होंगे ये। तो ऐसे कुछ भी मतलब करके दर्शाया जा सकता है जिसमें 2-3 गुण, जैसे ए हो गया मान लीजिए डॉक्टर है, बी मान लीजिए सिंगर है, और सी मान लीजिए पेंटर है। तो एक डॉक्टर एक सिंगर भी हो सकता है, एक पेंटर भी हो सकता है। तो उनकी संख्या अगर दर्शाने को कहा जाए कि कितने डॉक्टर पेंटर हैं, कितने सिंगर हैं, कितने सिंगर डॉक्टर नहीं है, कितने पेंटर है, कितने तीनों हैं, तो वेन डायग्राम के द्वारा ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो वही जो कॉमन एरिया है, तीनों में कॉमन एरिया है तो उसमें तीनों गुण पाए जाएंगे। 2 का कॉमन एरिया है तो वो जो जिन 2 से वो एडजस्टेड है वो वाले गुण पाए जाएंगे। तो ऐसे सवाल आप सिंपली हल कर पाएंगे। तो ये हो गया वेन डायग्राम प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब आगे देख लीजिए। और वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जो होता है सेट का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये विजुअल होता है। तो जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है या जिसको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है गणित की या गणितीय ज्ञान की, वो भी इस चीज़ को समझ के अच्छे से जान सकता है, क्योंकि विजुअलाइजेशन से डेटा को समझना बहुत आसान हो जाता है। सेट सिंबल्स, तो ये जब सेट को के बारे में हम पढ़ते हैं तो कुछ एक ऐसे सिंबल हैं स्पेशल जिनको अगर हम याद रखें तो सेट थ्योरी बड़ी आसान हो जाती है हमारे लिए। तो उन सिंबल का चूँकि अक्सर यूज होता रहता है, तो वो कुछ मुख्य सिंबल हैं वो देख लीजिए। यू जो सिंबल है वो है यूनिवर्सल सेट का। NX अगर लिखा हुआ है कोई सेट, मान लीजिए एक्स है, उसके आगे n लगा दिया गया, तो इसका मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एक्स, कि मतलब सेट एक्स में कितने मेंबर हैं, कितने एलिमेंट हैं, मतलब सेट एक्स का आर्डर। सिंपली जैसे एक सेट है ए, तो उसका ऑर्डर अगर हमें ज्ञात करना है या उसका कार्डिनल नंबर ज्ञात करना है तो Na उसको लिख देंगे। तो Na का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। वैसे V बिलोंग्स टू ए का मतलब B इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये तीसरा ऐसे देखते जाइए। ए डज नॉट बिलोंग, जैसे बिलोंग्स वाले साइन के आगे क्रॉस डंडी खींच देंगे, जो भी लाइन खींच देंगे, जो भी आप कहें, तो वो हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू। तो ये डज नॉट बिलोंग टू बी इसमें लिखा हुआ है। और जो ये होता है कर्ली ब्रैकेट, ये सेट को डिनोट करता है। फाई का मतलब एम्प्टी सेट होता है या नल सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ जी, ऐसा सेट जिसमें कोई मेंबर ना हो। जैसे एक सेट डिफाइन कीजिए, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स प्लस वन, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। अगर ऐसा कोई सेट है तो अब एक्स को सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू -1 आएगा, तो यहाँ एक्स तो एक नेचुरल नंबर होगा ही नहीं। तो इस तरह से ये सेट नल सेट हो जाएगा। या दूसरा अगर नल सेट को डिफाइन करना हो तो ए सच दैट, या चाहे टोटल नंबर ऑफ हार्स इन ए हार्स, एक घोड़े के सींगों का समुच्चय हो गया, या ऐसे कई सारे ऐसे समुच्चय जो होता ही ना हो, मतलब जो पॉसिबल ना हो। ऐसे अगर ऐसे सेट भाई बना सकते हैं। या जैसे ये मान लीजिए कि ऐसे हो गया, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर एंड एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन लगा दी गई। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का कोई रियल सोल्यूशन है नहीं, लेकिन एक कंडीशन कह रहा है कि एक्स इज ए रियल नंबर। तो जब कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं तो ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये सेट जो हो जाएगा इसमें कोई मेंबर नहीं होगा, तो ये फाई हो जाएगा। तो ये फाई का मतलब क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, नल सेट जिसको कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ ए यूनियन बी लिखा है, जो यू लिखा है सीधा सीधा ए और बीच में यू की तरह ही साइन है वो लिख दीजिए और बी लिख दीजिए। इसका मतलब ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि उन सारे अवयवों का, उन सारे मेंबर्स का कलेक्शन या उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो या तो ए में पाए जाएं या बी में पाए जाएं या दोनों में पाए जाएं। समझ गया। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हो जी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का मतलब। तो यूनियन इंटरसेक्शन का अंतर आप जान लीजिए। यूनियन का मतलब होता है कि उन सारे सेटों का समूह इकट्ठा कर लीजिए आप, जो या तो ए में हो या बी में हो या ए और बी दोनों में हो। और ध्यान रखें कि एक सेट के अंदर एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार नहीं लिखा जाता है, एक ही बार लिखा जाता है। तो ए में हो, बी में हो, दोनों में हो तो चाहे एक ही बार उसको लिख दीजिए। और मतलब उन सारे पॉसिबल नंबर का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में पाए जाएँ, तो वो हो जाता है यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब केवल वही एलिमेंट लिखे जाएंगे जो ए में भी हों और बी में भी हों।
और फिर उसके नीचे लिखा हुआ है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ये खड़ा खड़ा चूल्हे की तरह यू बना दीजिए। तो जिसके तरफ मुंह खुला रहे वो बड़ा सेट होता है और जिसके ओर मुंह बंद रहे वो होता है छोटा सेट, तो वो होता है सबसेट जो छोटा होता है जिसके ओर मुंह बंद होता है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है ए जे सबसेट ऑफ बी और इधर नीचे बी जे सबसेट ऑफ ए, चाहे बी जे सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट ऑफ ए का मतलब क्या होगा कि एक कोई बड़ा सेट है जिसमें पूरा ए कंटेंट है, समझ गए। और सबसेट का मतलब कि ए बी का सबसेट है, मतलब बी ए का सुपर सेट है, समझ गए। तो टाइप ऑफ सेट अब ये हो गया, तो अब टाइप ऑफ सेट पढ़ लेते हैं। तो सेट के कई सारे प्रकार होते हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे। पहला देख लीजिए सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक मेंबर पाया जाए, उसको क्या कहेंगे जी, उसको कहेंगे सिंगलटन सेट। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे, जैसे ये मान लीजिए कि एक्स सच दैट एक्स माइनस वन एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो दो कंडीशन है इस पर कि एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, जैसे ऐसे डिफाइन कीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में कि ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व करेंगे एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा। तो ये एक्स एक नेचुरल नंबर भी है और एक्स इक्वल टू वन, तो एक ही इसका सोल्यूशन आया, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, तो एक सिंगलटन सेट बन जाएगा ये। ऐसे कई सारे एग्जांपल है इसमें देखिए, जैसे ए सेट दैट हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट आर आल्सो कॉल्ड ए यूनिट सेट। तो यूनिट सेट इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये सिंगलटन सेट इज आल्सो कॉल्ड ए यूनिट सेट। सवाल बिल्कुल बेसिक आएंगे, ध्यान रखना, टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस में सवाल बेसिक आएंगे, लेकिन जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा उसमें सवाल स्तरीय आएंगे, ठीक ठाक लेवल के सवाल आएंगे। जैसे इसमें सेट ए डिफाइन किया गया है, देख लीजिए सिंगलटन सेट के तहत कि ए इक्वल टू के सच दैट के इज एन इंटीजर बिटवीन 3 और 5। तो के 3 और 5 के बीच में एक इंटीजर है, तो कौन होगा वो इंटीजर, एक ही है। 3 और 5 के बीच में इंटीजर कौन है, वो 4, तो इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसमें एक ही एलिमेंट है इस सेट के अंदर, तो सिंगलटन सेट हो गया। ऐसे फाइनाइट सेट कौन होते हैं, इसको कहते हैं निश्चित समुच्चय। सिंगलटन सेट का मतलब एकल समुच्चय। तो निश्चित समुच्चय का मतलब क्या होगा, ऐसे सेट जिसमें जो अवयव पाए जाएं, टोटल एलिमेंट जो हो वो निश्चित हो, उनकी एक निश्चित संख्या हो, उसको क्या कहते हैं निश्चित समुच्चय। इन जैसे यहाँ पे दिया गया है, सेट ए दिया गया, सेट बी दिया गया, उसमें निश्चित मतलब एक डेफिनेट संख्या में नंबर्स हैं। इनफिनाइट सेट जिसमें अनिश्चित नंबर पाए जाएं जिनका कोई सीमा ना हो, जैसे एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है, नेचुरल नंबर भी का भी तो एक सेट होता है ना, कैपिटल एन से जिसको लिखते हैं, तो उसमें इनफिनाइट नंबर पाए जाते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, एक है। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, वो डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, तो वो एक इनफिनाइट सेट हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसी तरह से सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, ये सारे क्या हो गया, ये इनफिनाइट सेट हो गए, अनिश्चित समुच्चय जिसको कहेंगे। नहीं, और हाँ, असीमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय कह सकते हैं इसको, और फाइनाइट को परिमित समुच्चय कह सकते हैं सही भाषा में। चलिए, इनफिनाइट सेट में ये एक दूसरा एग्जांपल दिया है, मल्टीपल्स ऑफ 3। जैसे सी एक इसे डिफाइन कीजिए, मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 के अनिश्चित मल्टीपल है 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे पता नहीं कहाँ तक काउंटिंग चली जाए, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय का एक उदाहरण हो जाएगा। अब इम्पटी और नल सेट का एग्जांपल आपको पहले ही बताया कि इसको फाई से लिखते हैं या इसको कर्ली ब्रैकेट लिख देते हैं, उसमें बीच में कोई मेंबर नहीं डालते, तो इम्पटी सेट का नोटेशन हो जाता है। ऐसा सेट जिससे हम केवल एज्यूम कर सकते हैं, रियल में उसका कोई सेंस नहीं होता, समझ गए आप। तो ये एम्प्टी सेट हो गया। जैसे घोड़े के सिंगों का समुच्चय, घोड़े के सिंग पाया नहीं जाता तो वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। इक्वल सेट, दो सेट इक्वल कहे जाएंगे अगर उसमें जो टोटल नंबर, जो उसमें मेंबर्स हैं, टोटल मतलब एलिमेंट्स हैं, वो सेम है। अब उनका क्रम कुछ भी हो, सेट में जो एलिमेंट्स का क्रम है उसको कोई महत्व नहीं रखता। जैसे वो संस्कृत का ग्रामर नहीं होता है कि सा खादक चाहे खादक सा, एक ही बात होती है। वैसे एक समुच्चय है, ए लिखा हुआ है इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू 3 2 1 लिखा हुआ है, तो दोनों एक ही बात है। उसमें क्रम का कोई मायने होता नहीं है सेट के अंदर, वो ऑर्डर्ड पेयर में मायने होता है क्रम का। तो इसमें अगर एक सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट बी मान लीजिए 2 3 1 है या 1 2 3 है या 3 2 1 है, तो ये दोनों सेट बराबर सेट कह जाएंगे, सेम एक ही सेट। अनइक्वल सेट, दो ऐसे सेट जिसमें मेंबर जो हों अलग अलग हों उन्हें इक्वल कहेंगे, जैसे इक्वल टू 1 2 3, या जो इक्वल ना हो उन्हें अनइक्वल कहेंगे, सिंपल, इसमें क्या बताने की जरूरत है। इक्विवेलेंट सेट किसे कहेंगे, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट व्हेन दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट दो द एलिमेंट्स आर डिफरेंट। दो सेट्स को इक्विवेलेंट सेट तब कहेंगे अगर उनका जो कार्डिनलिटी है वो सेम है, मतलब उनमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सेम है। हाँ, हालांकि ये है कि उनके जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। जैसे एक से डिफाइन कीजिए ए इक्वल टू स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, दूसरा से डिफाइन कीजिए बी इक्वल टू 1 2 3 4, तो दोनों में ए और बी दोनों में 4 4 ही मेंबर हैं, समझ गए आप। ए और बी दोनों में 4 4 ही मेंबर हैं, तो इन दोनों को इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। चलिए, ओवरलैपिंग सेट किसे कहेंगे आगे, तो ओवरलैपिंग सेट, टू सेट्स आर सेड टू बी ओवरलैपिंग इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट फ्रॉम सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। तो दो सेट ओवरलैपिंग सेट कहे जाएंगे अगर पहले सेट का कम से कम एक मेंबर दूसरे सेट में क्या हो, पाया जाए, तो ऐसे सेट को ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। कि अगर दो सेट ए और बी ओवरलैपिंग है तो उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन होगा, मतलब उन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकाला जाए तो कम से फाई नहीं आएगा उन दोनों। अगर दो ऐसे सेट हैं जिनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, तो वो क्या कहे जाएंगे, ओवरलैपिंग सेट कहे जाएंगे। तो कोई पूछ ले या एग्जाम में सवाल आ सकता है, ध्यान दे दीजिए
कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओवरलैपिंग सेट इज, तो उसमें फिर सही विकल्प रहेगा नॉट एन एम्प्टी सेट या नॉट फाई, क्योंकि दो ओवरलैपिंग सेट अगर हैं तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट क्या होगा, कॉमन होगा। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, दो सेट डिसजॉइंट सेट कहे जाएंगे कब, दो सेट डिसजॉइंट सेट कहे जाएंगे अगर उनमें कोई एलिमेंट कॉमन हो ही ना। जैसे यहाँ एक से डिफाइन किया गया 1 2 3 4 और दूसरा 5 6 7 8, तो इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं जी, तो इसलिए इन्हें डिसजॉइंट सेट कहेंगे कि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। समझ गए। तो अब ये भी ध्यान दे लीजिए इसमें कि डिसजॉइंट सेट दो होते हैं, उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, फाई होता है। चलिए अब सबसेट और सुपर सेट अभी आपको हमने बताया ही था। सबसेट फॉर टू सेट्स ए एंड बी इफ एवरी एलिमेंट इन सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, अगर दो सेट ए और बी इस तरह से हैं कि ए का जितने भी एलिमेंट हो बी में से प्रेजेंट है, तो ए क्या हो जाएगा, सेट बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, और बी सेट ए का क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। सिंपल। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये यूनिवर्सल सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन रिगार्ड टू ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। एक यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें अगर एक पार्टिकुलर कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं अलग अलग सेटों के, तो वो जितने भी हम छोटे सेट बनाए हुए हैं वो सारे एक बड़े सेट में शामिल हों। जैसे सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर और सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, तो इसका यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर भी पाए जाते हैं और सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर भी पाए जाते हैं। तो ये होती है यूनिवर्सल सेट की परिभाषा। जैसे इसमें दिया गया है, फॉर एग्जांपल के तौर पे दिए हैं, द यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय द लेटर यू। एग्जांपल के तौर पर लेट यू इक्वल टू द लिस्ट ऑफ ऑल रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, रोड पे चलने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं वो यूनिवर्सल सेट हो गए। अब उसमें अलग अलग सेट आप बना लीजिए, उसमें द सेट ऑफ कार, द सेट ऑफ बस, द सेट ऑफ एसयूवीज, जितने भी अलग अलग हैं वो सब यूनिवर्सल सेट के पार्ट हो जाएंगे। पावर सेट क्या होता है जी, पावर सेट द सेट ऑफ ऑल सबसेट दैट ये सेट कुड कंटेन। तो पावर सेट कुछ नहीं होता, पावर सेट बड़ा सिंपल होता है कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज द पावर सेट ऑफ दैट सेट। कि मान लीजिए ए कोई सेट है, तो ए के जितने भी सबसेट बन सके उसको एक सेट के अंदर रख दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, ए का पावर सेट हो जाएगा। तो अगर ए में एन एलिमेंट है तो ए के पावर सेट में 2 का पावर एन एलिमेंट होंगे। एक फार्मूला याद रखिएगा कि ए में मान लीजिए 2 एलिमेंट है, तो ए के पावर सेट में क्या हो जाएंगे, 2 का पावर 2 बराबर 4 एलिमेंट। तो इफ ऑर्डर ऑफ या कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज 2, नहीं, इफ ऑर्डर और कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज एन, देन ऑर्डर ऑफ इट्स पावर सेट या कार्डिनलिटी ऑफ इट्स पावर सेट इज 2 का पावर एन। इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल आ सकता है, इसको याद रखिएगा। पावर सेट हमने बता दिया। पावर सेट क्या होता है, ये सवाल डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। ये पावर सेट आपके सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। समझ गए। इसमें दिया गया है ए कोई सेट है, मान लीजिए 1 2 3, तो ए के सबसेट कौन कौन बनेंगे, एक अलग सिंगलटन, दो फिर एलिमेंट 2 अलग सिंगलटन एलिमेंट 3 अलग सिंगलटन, फिर 1 2 फिर 2 3 फिर 3 और फिर 1 3 फिर 1 2 3 तीनों साथ में और फिर 5 सबका सबसेट होता है। तो सब मिला के टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 8। 2 का पावर 3 बराबर 8। तो ए का जो पावर सेट हो जाएगा वो हो जाएगा 5 1 2, मतलब एज एलिमेंट रहेंगे इसमें, ये सारे एलिमेंट शामिल रहेंगे और टोटल काउंट कर लीजिए 8 एलिमेंट होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आ गया है जो मैंने बीबीपी आईएमपी के तहत डाला है, वो फार्मूला आज हैं सारे, ये देख लीजिए। इस फार्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं। फॉर एनी 2 ओवरलैपिंग सेट ए और बी, अगर 2 ओवरलैपिंग सेट ए और बी हैं तो उनके लिए ओवरलैपिंग ना भी हो, अगर मान लीजिए ओवरलैपिंग 2 सेट नहीं है तो जो ए इंटरसेक्शन बी है उसकी वैल्यू एन, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो वो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है फॉर 2 ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग का मतलब 2 ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन 5 ना हो, जिनका इंटरसेक्शन नल सेट ना हो, एम्प्टी सेट ना हो, उसमें कुछ कॉमन में हो। चलिए फार्मूला देखते हैं। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ऑर्डर या कार्डिनलिटी। तो एन ये यूनियन बी क्या होता है, मतलब ए और बी अगर 2 सेट है उनका यूनियन निकाल लीजिए, ए और ए यूनियन बी हो जाएगा। तो उसका ऑर्डर अगर हमें निकालना हो तो क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी माइनस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी माइनस ऑर्डर ऑफ ए माइनस ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ फार्मूला नंबर 2 देखिए। फार्मूला नंबर 3 में एन ए कैसे निकाला जाएगा, तो इसी जो ऊपर फार्मूला है ना, इसी में ऐसे जोड़ घटा के इधर का उधर करके ये सारे निकाल सकते हैं। वो देख लीजिए, पहला ही फार्मूला याद है आपको, तो बाकी सब ये 4 फार्मूला में चारों में कोई भी एक याद है आपको, तो बाकी 3 आप निकाल ले जाएंगे। 1 2 3 4 में आप देख लीजिए, ये याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे फार्मूले। इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल आ सकते हैं या फार्मूला डायरेक्ट आ सकता है। एन ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी नहीं होता, ए डिफरेंस बी इसको कहते हैं। तो एन ए डिफरेंस बी होता है एन ए यूनियन बी माइनस एन बी, मतलब ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंस बी ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी माइनस ऑर्डर ऑफ बी। एन ए का मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ ए, ये आप पढ़िएगा। ऑर्डर ऑफ ए का मतलब ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए के कुल अवयवों की संख्या, ऐसे पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे। या दूसरी तरह से ऐसे कह सकते हैं कि एन ए मतलब ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंस बी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए माइनस ऑर्डर ऑफ ये इंटरसेक्शन बी। सॉरी, फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी दैट आर डिसजॉइंट
अगर दो सेट ए और बी डिसजॉइंट है तो उसमें उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी, अगर ए और बी डिसजॉइंट है तब। और अगर ए बी डिसजॉइंट है तो क्या होगा, ए और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 हो जाएगी। इस स्थिति में ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंस भी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए के बराबर। समझ गया आप? तो ये हो गया ये सारे फार्मूलाज, फार्मूला नंबर 1 से 7 तक, ये पूरा याद रखिएगा। मैथमेटिक्स से थोड़ा आपको लग रहा होगा रट्टा मार रहे हैं, लेकिन क्या करें, ऐसे है, आपको फार्मूला वगैरह याद रखना पड़ेगा। कठिन काम नहीं है। सेट थ्योरी तो सबसे सिंपल है, आप क्लास 5 या 6 से सेट थ्योरी पढ़ते आ रहे होंगे। अब ये फार्मूलाज, इससे बेस सवाल आपको आएंगे और एग्जाम में मिलेंगे, फिर आप कहेंगे कि हाँ ये सारे फार्मूला बताए थे, तो ये आज हमारे काम आ रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, अब जैसे कोई भी चीज़ होता है तो उसका कुछ गुण दोष तो होता ही है, ऐसे सेट के भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कौन कौन सी होती है इसमें देख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि दो सेट्स अगर है ना तो वो कम्यूट करते हैं। कम्यूट करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों का जो वैल्यू है वो बराबर ही होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ग्रुप थ्योरी किसी ने पढ़ा हो तो उसे पता हो, एबेलियन प्रॉपर्टी भी कहते हैं, मतलब कि हिंदी में इसे मैं भूल रहा हूँ क्या कहते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में कहते हैं विनिमय नियम। तो ए यूनियन बी की वैल्यू बी यूनियन ए की बराबर होगी, ये सेट का प्रॉपर्टी है, ये विनिमय नियम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बी इंटरसेक्शन ए की बराबर होगी। ये ध्यान रखेंगे, ये आ सकता है कि एक जो सेट होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। जी हाँ, बिल्कुल फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेट के अंदर होती है कि ए इंटरसेक्शन बी, अगर सेम ऑपरेशन है तब इंटरसेक्शन बी एक जगह रख लीजिए, फिर दूसरे ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट के बाहर आके इंटरसेक्शन सी, तो ये मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। उसका मतलब क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे होंगे ये चीज़ें। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो सेट होता है वो यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसके ऊपर, इंटरसेक्शन के ऊपर, और इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनियन के ऊपर। और किस फार्मूला के तहत होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अगला है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है जी, कि अगर फाई कोई सेट ए है उसका यूनियन लेते हैं फाई से तो ए के ही बराबर आएगा, और कोई सेट ए है उसका हम इंटरसेक्शन लेते हैं यूनिवर्सल सेट से तो ए के ही बराबर आएगा। कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए है और ए कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का यूनियन अगर ले लें तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाता है। कोई सेट ए है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, उन सारे सेट्स का, वो उन सारे अवयवों का समुच्चय जो यूनिवर्सल सेट में पाए जाएं लेकिन सेट ए में ना पाए जाएं, वो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। आइडेम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, आइडेम्पोर्टेंट का मतलब सेम एलिमेंट हो, आप जानते हैं। तो ए यूनियन ए इक्वल टू ए हो गया, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए हो गया, ये हो गया आइडेम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं आप देख लीजिए, प्रॉपर्टीज आप सेट, उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेट फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी और आइडेम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, ये इतने प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। डायरेक्ट फार्मूला आ सकता है, इस पर भी सवाल आ सकते हैं न्यूमेरिकल, ध्यान रखिएगा, काम आएगा आपको। सेट के ऊपर ऑपरेशन भी होते हैं, जैसे नंबर्स के ऊपर कौन से जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, वैसे सेट के ऊपर भी ऑपरेशन होते हैं। तो कुछ ऑपरेशन तो हमने पहले पढ़ लिया, जैसे यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है जी, सेट ए और सेट बी का यूनियन का मतलब हो गया वो उन सारे अवयवों का या उन सारे एलिमेंट्स का समुच्चय जो ए में भी पाए जाएं, बी में भी, जो या तो ए में पाए जाएं या बी में पाए जाएं या दोनों में पाए जाएं, तो उन सबको इकट्ठा करके लिख दीजिए तो यूनियन ऑफ सेट हो जाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब ये हो गया कि ए और बी अगर दो सेट हैं तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हों और बी में भी हों, और यूनियन में वो आएंगे जो या ए में हों या बी में हों या दोनों में हों। तो ये अंतर है यूनियन और इंटरसेक्शन में। सेट डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि अगर दो सेट हैं ए और बी, तो ए डिफरेंस बी का मतलब क्या हो गया, ए डिफरेंस बी का मतलब हो गया ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है। जैसे ए इक्वल टू 2 3 4 है, बी इक्वल टू 4 5 6 है, तो ए डिफरेंस बी का मतलब हो गया चूंकि 4 ए में भी है और बी में भी है तो 4 को हटा दीजिए, बाकी ए में क्या बचा, 2 और 3 बचा, तो वही लिख दिया जाएगा। तो ए डिफरेंस बी का मतलब हो गया ए के उन सारे एलिमेंट का समुच्चय जो बी में नहीं है। समझ गए। सेट कॉम्प्लीमेंट अब आ गया। सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेट कॉम्प्लीमेंट व्हिच इज डिनोटेड बाय ए द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट प्रेजेंट इन सेट। अभी हमने बताया था कि अगर कोई सेट ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट उन सारे एलिमेंट्स का समुच्चय होगा जो यूनिवर्सल सेट यू में तो है लेकिन सेट ए के अंदर नहीं है, वो हो जाएगा ए के ऊपर जो सी लगता है कॉमा में, चाहे ए डैश जिसको कहते हैं चाहे ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, अब एक और ऑपरेशन है, 5 ऑपरेशन सेट के ऊपर हमने बताया आपको, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे ए और बी दो सेट हैं तो टपल के फॉर्म में इनका गुणा हो सकता है। जैसे या फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ये आपके एग्जाम में भी सवाल आ सकता है कि ए और बी
दो नॉन एम्प्टी सेट है, मान लीजिए अगर एम्प्टी सेट है, एक एम्प्टी सेट है एक नॉन एम्प्टी है, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो फाई आ जाएगा एम्प्टी, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो नॉन एम्प्टी सेट है तभी ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा। तो उसमें आप जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पे निकाल रखा है कि 1 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 3 के साथ, तो पहले एक एक मेंबर का ऐसे करते जाइए, टपल बनाते जाइए। एक का 1 से तो 1 1, फिर एक का 3 से 1 3, फिर 3 का 1 से 3 1, फिर 3 का 3 से 3 3, और फिर इसको एक सेट के अंदर डाल दीजिए। तो अगर मान लीजिए कि ए के अंदर 2 मेंबर हैं, एलिमेंट है, मतलब कार्डिनलिटी जो है ए की वो 2 है और कार्डिनलिटी बी की भी 2 है, तो ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, तो ऑर्डर ए हो जाएगा गुणा ऑर्डर ऑफ बी, मतलब 2 दूनी 4 हो जाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए सेट ए में एन एलिमेंट है, सेट बी में एम एलिमेंट है, तो जो ए क्रॉस बी हो जाएगा उसमें एन गुणे एम एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। इस तरह से हमारा सेट थ्योरी खत्म हो गया, और इतना अगर आपने पढ़ लिया है तो इससे इतर कोई सवाल आपके एसओ के एग्जाम में सेट थ्योरी से, एलिमेंट्री सेट थ्योरी से नहीं आएगा। ये आपके टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस का पार्ट है, और आपने इतना धैर्य से ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।